राजनीति एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहाँ उसको मुद्दे तय करने हैं, जहाँ उसके पोटेंशियल और टैलेंट के बिहाफ पे आवाज़ होनी चाहिए। लोकतंत्र में कई तरह के, कई समाजों से, कई घटकों से लोग आते हैं और अपनी राजनीति आगे ले जाते हैं। ये सब कुछ होता है जनता के नाम पे, ये सब कुछ होता है दल के नाम पे, ये सब कुछ होता है देश के नाम पे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो राजनीति से घृणा करता है। उसका मानना ये है कि राजनीति में जो लोग हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने जीवन के प्रारंभिक क्षेत्र में विफल होते हैं और जो कुछ नहीं कर सके वो राजनीति में चला जाए। समाज का एक बड़ा तबका जब डाइनिंग हॉल में बैठ के पॉलिटिक्स की बात करता है तो वो पॉलिटिशियंस को, सबको नहीं लेकिन ज़्यादातर को किस निगाह से देखता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगा जो राजनीति में पाने के लिए नहीं आया, खोने के लिए आया। राजनीति में आने का एक बड़ा आधार होता है निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनना, पार्षद से पार्लियामेंट तक। लेकिन उनको पता है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक शौक कब आपका फैशन बन जाए कहना मुश्किल होता है, और उस डेटा एनालिसिस का शौक आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन बना सकता है। ये इस शख्सियत की खासियत है। भाजपा का आक्रामकता के साथ विभिन्न टीवी चैनलों में पक्ष लेने वाले डॉक्टर यज्ञेश दवे आज हमारे साथ हैं। यज्ञेश दवे ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया और उनने जो पीएचडी की वो पीएचडी का विषय था रोल ऑफ मास मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स। मीडिया की भूमिका भारतीय राजनीति में। एक दिलचस्प ये भी है, एक फिल्म है सूर्यवंशम, जी मैक्स में देखते देखते आप भी थक गए होंगे। उसका एक डायलॉग है कि कुछ अपने बल पे करके दिखाओ। ये डायलॉग जिग्नेश भाई पे भी लागू हुआ है। हम उनके साथ बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे घटना क्या थी और बदला कैसे आपको। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी जो है वो भी प्रिंटिंग बिजनेस में थे, और उनके साथ जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया और मास्टर ख़त्म किया, सिर्फ ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद तुरंत मैं बिजनेस में लग गया था। तकरीबन 8-9 साल उनके साथ बिजनेस किया। उसके बाद एक छोटी सी हो गई उसमें हम लोग पिताजी के साथ बैठे हुए थे और पिताजी ने बोल दिया कि आप अपने बलबूते पे खड़े होकर दिखलाओ। हमने उसी दिन सोच लिया और घर छोड़ दिया। उसके बाद छोटे से शुरुआत की। मकान के किराए के उस टाइम 2500 रुपये देने थे, वो भी मेरी जेब में नहीं थे। और वो भी दिन था कि जब मेरे बच्चे को स्कूल में 1-1.5 किलोमीटर छोड़ने जाने के लिए भी मेरी वाइफ उसको पैदल चल के ले जाती थी, जबकि पिताजी के घर पे गाड़ी भी थी, सब कुछ भी था, और हमारे पास स्कूटर भी नहीं था। ऐसा भी वक्त था हमारे पास। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, घूमता रहेगा। और नीयत सही थी, अच्छी नीयत थी, तो आज भगवान ने सब कुछ दे भी दिया है। लेकिन बेसिकली मेरा जो शौक़ था वो बिजनेस के अलावा डेटा एनालिस्ट का भी था, और गवर्नमेंट का कुछ टेंडर भरे, उसमें मुझे इलेक्शन के काम भी मिले। डेटा का काम करता था बीजेपी के ही
विचारधारा मेरी थी भारतीय जनता पार्टी की। और जब से 2001 से मोदी साहब आए गुजरात में और मोदी साहब का शासन हुआ, तो मोदी साहब का वो मैं फ़ैन था और उनके साथ भी काम करना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाता था। और कहीं कहीं दूर से भी उनके साथ ऐसे काम में हम लोग जुटे रहते थे, क्योंकि इलेक्शन का काम था तो बेसिकली सरकार का ही काम था, तो सरकार का काम हम लोग करते रहते थे। तो उसमें बीजेपी के कुछ लोग का भी कांटेक्ट हुआ जो आगे जाके गुजरात की बड़ी पोस्ट पे भी रहे, और उन लोगों के साथ बैठना उठना हुआ, और उन लोगों ने जो हमको सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट की वजह से बीजेपी में भी हम सोच रहे थे कि हम बीजेपी में जाए और काम करें। तो एक लाइक 50 वर्ष के बाद ऐसा सोचा कि नहीं, अब जो भी करना है वो पार्टी के लिए करना है, क्योंकि बिजनेस सेटल हो गया था, बच्चे सेटल हो गए थे, तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी स्टेट मीडिया में संभाल रहा हूँ। आपकी जो व्यावसायिक यात्रा थी जी। वो संघर्ष से किस तरह ऊंचाई की तरफ गई? नहीं, मैं बेसिकली काम गवर्नमेंट का ही कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रहा था। स्टेट गवर्नमेंट का डेटा एनालिसिस का काम मैं सिर्फ इलेक्शन का नहीं था, लैंड रिकॉर्ड का था, रेशन कार्ड का था, और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड का था। ये सब काम मैं टेंडर से कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट का। और अच्छे काम की वजह से मुझे, और भगवान की कृपा से जो भी मिला वो आगे आगे चल के बिजनेस बड़ा होता गया, और फिर हम लोगों ने वही बिजनेस को यूएस में भी एक्सपांड कर दिया। आज अभी आपके पास दोहरी नागरिकता है। जी। दोहरी नागरिकता के तहत आप भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हो सकते, और उसके बाद आप फुल टाइमर बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। आप बीजेपी में कब आए और कैसे आए? बीजेपी में तकरीबन 3 साल होने आए मुझे। 3 साल में ऑफिशियल बीजेपी ज्वाइन किया। इससे पहले बीजेपी की विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में मैं शामिल था। मोदी साहब के काम में मैं जुटा हुआ था। कुछ भी बीजेपी का काम था तो मैं करता था, लेकिन ऑफिशियल बीजेपी का पदाधिकारी मैं नहीं था। और 3 साल में होने आए। 3 साल पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। उस टाइम जीतूभाई वाघानी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई थे। उस टाइम मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करते ही मैं प्रवक्ता का काम करता था। अब स्टेट का मीडिया कन्वीनर का काम दायित्व मुझे दिया है, तो वो दायित्व मैं संभाल रहा हूँ तकरीबन 1.25 साल से। आपकी पीएचडी की फाइंडिंग क्या थी? पीएचडी की फंडिंग मेरा सब्जेक्ट था द रोल ऑफ मास मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि 2014 के इलेक्शन पे था। थोड़ा बहुत कुछ मैं बताऊं तो भारत के इतिहास में जितने भी इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन में कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी जो मिली थी, ऐसे 5 टाइम उसको क्लियर मेजोरिटी मिली। और 5 टाइम जब क्लियर मेजोरिटी मिली, उसका कुछ ना कुछ रीज़न था। बिना रीज़न कांग्रेस को कभी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। पहले का रीज़न ये था कि आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस ने रोल किया था, तो आज़ादी के टाइम उनको क्लियर मेजोरिटी मिली। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, अगर इंदिरा गांधी की देखो, कि आप लाल बहादुर शास्त्री का डेथ देखो, और राजीव गांधी का, तो वो उसकी बाद जितनी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वो सभी कांग्रेस के गवर्नमेंट में उनको सपोर्ट लेना पड़ा था, लेकिन क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस की गवर्नमेंट को नहीं थी। और नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट जितनी भी आई वो भी सपोर्ट किया ही। इससे पहले अगर आदरणीय वाजपेयी साहब की जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उनके उसमें भी उनको सपोर्ट लेना पड़ा था। क्लियर भारतीय जनता पार्टी के उतने सांसद नहीं थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहलाती। लेकिन 2014 एक इलेक्शन ऐसा था कि जिसमें नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट वो भी क्लियर मेजोरिटी के साथ आई, और एक शख्स ऐसा था नरेंद्र मोदी, जो कि जिसको पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था, सिर्फ गुजरात जानती थी। और वो शख्स ने ऐसा कर दिखाया, ऐसा सिर्फ उसने ये लोगों को ये बताया कि मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगा, और जो भी उन्होंने बोला उसने दिया, जो भी वचन दिए उसने कंप्लीट किए। और उसकी वजह से उस टाइम सरकार बनी। लेकिन सेकंड टाइम की जो सरकार बनी 19 की, वो रिपोर्ट कार्ड के बनी। लेकिन मैंने जो पीएचडी का मेरा था वो
2014 का इसलिए मैंने सोचा वो सब्जेक्ट रखा था, रोल ऑफ मास मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो 28% थे और बीजेपी के वोट थे 31% थे। तो 3% वोट का फासला था और बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी। तो मास मीडिया में उसका अगर मास मीडिया का पार्ट करें तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होती है, पोस्टर चिपकाते हैं या फिर रैलियाँ होती है वगैरह, ये होता है। दूसरा ये होता है कि प्रिंट मीडिया, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये तीन मीडिया ऐसे होते हैं कि जो, लेकिन 14 में तो सोशल मीडिया ने सबसे बड़ी भूमिका नहीं निभाई। वही मैं बोलता हूँ, ये तीन मीडिया ऐसे होते हैं कि जो वोट को चेंज करने में की भूमिका जो होती है वो 2 या 3% होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन 2014 में ऐसा था कि सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ फुल फ्लैग, और उसका उपयोग के कारण 2% और वोट उसके चेंज हुए। अब कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो 5% वोट मास मीडिया चेंज करता है। तो उस टाइम जो 5% वोट चेंज हुए उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, और मोदी साहब ने भी पूरा का पूरा जोर लगाया था मास मीडिया पे। तो मास मीडिया के कारण ये बीजेपी की जीत मिली है, क्योंकि जो कमिटेड वोटर्स होते हैं, वो कमिटेड वोटर्स तो कांग्रेस के होते हैं तो कांग्रेस को ही देते हैं, बीजेपी के होते हैं बीजेपी को ही देते हैं। लेकिन जो वोटर्स चेंज होते हैं, जो घूमते रहते वोटर्स, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वो मास मीडिया के वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक में देखते हैं कि इतना प्रचार इसका इतना है, सोशल मीडिया में इतना है, चलो इस टाइम इसको वोट दे के आते हैं। मुद्दा भी सोशल मीडिया तैयार करता है। ये 2014 में मुद्दे जो थे उसमें एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस को हराना है और नई सरकार लाना है, और नई सरकार में एक ही था कि मोदी साहब को लाना, क्योंकि मोदी साहब को इतना एकदम कोरी स्लेट थी, जैसे बोलते हैं कि गुजरात के लिए मोदी साहब का शासन था, गुजरात में जानते थे और राजस्थान महाराष्ट्र में थोड़े बहुत जानते थे। ये बातचीत हम एक स्कॉलर और एक जर्नलिस्ट के तौर पे कर रहे हैं। इसमें से पार्टी एजेंडा अलग है, क्योंकि एक पीएचडी जब हुई थी, जब पीएचडी अवार्डेड हुई थी और गुजरात के सीनियर जर्नलिस्ट की गाइड में हुई थी, तब शायद यज्ञेश भाई ने भी नहीं सोचा था कि ये बीजेपी के स्पोक पर्सन बनेंगे। और स्पोक पर्सन की हालत उस वकील की होती है जो जानता है कि मेरा आरोपी, मेरा जो क्लाइंट है वो आरोपी है, उसने अपराध किया है, फिर भी उसको बचाना भी है। वो कभी कभी ये भी जानता है कि सामने वाले ने नहीं किया है, फिर भी उसको सज़ा दिलानी है। तो ये बातचीत पूरी तरह से स्कॉलर के तौर पे ले। यज्ञेश भाई, एक सबसे बड़ी बात 2014 के चुनाव ने पूरी दुनिया में इंडिया के 2-3 चीज़ें एक साथ हुई थी। एक कैंपेनिंग स्टाइल कोई बदल गई थी, वॉल पेंटिंग गायब हो गई थी, प्रिंट मीडिया की एडवर्टाइजमेंट भी गायब हो गई थी, प्रिंट मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स गायब हो गए थे, एकदम दूसरी तरह से तमाम चीजें नई आई थी। रेलिया भी थी, वो भी वर्चुअल रेलिया थी, 3D टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, रायपुर में ताजमहल वो बन गया था, लाल किला, मतलब तमाम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट का जो आपकी एट द स्कॉलर फाइंडिंग आई, जो उनके पीछे तमाम खर्च हुए, जो तमाम संसाधन लगे होंगे, वो अंत में एक नए दल के लिए, एक उभरते दल के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। वो माइलस्टोन हो गया 2014 में जो कैंपेनिंग हुआ, वो कैंपेनिंग एक माइलस्टोन हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि उसी टाइप का कैंपेनिंग, अब देखो अब छोटे पार्षद का भी इलेक्शन होता है तो सेम टाइप का छोटे स्तर पे होता है, लेकिन कैंपेनिंग तो वही होता है जो उस टाइम हुआ था। लेकिन 2014 के चुनाव ने ये बताया, वो पूरे देश को बताया कि आपको इलेक्शन जीतने के लिए ना मैनेजर चाहिए। उसके बाद प्रशांत किशोर के एक ऐसा नाम आया कि वो जिसके साथ लग जाए वो जीत की गारंटी हो गई। नहीं, वो तो नाम तो थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि जब तक लोगों को ऐसा नहीं पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी से हुआ है, तो जब टेक्नोलॉजी से हुआ है वो पता नहीं चला, तब तक लोग ऐसे ही सोचते हैं कि टेक्नोक्रेट ने किया है। लेकिन बेसिकली टेक्नोक्रेट कुछ नहीं करता, जो भी होता है बिजली का बल्ब जलता है तो बल्ब नहीं जलता, वो बिजली का करंट होता है तो बल्ब जलता है, अकेला बल्ब नहीं जलता। तो ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी
होती है तो तभी व्यक्ति टेक्नोक्रेट कहलाता है। तो प्रशांत किशोर की बात वही थी, उसके पास टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। टेक्नोलॉजी सब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग कर सकते, कई लोग नहीं कर सकते। वो दिमागी ये खेल है पूरा टेक्नोलॉजी का। जिस तरह से 2014 का चुनाव देश के सबसे महंगे चुनाव में से भी एक है। मैं एडीआई की रिपोर्ट्स है, सीएसडीएस की रिपोर्ट्स है, सबसे ज़्यादा महंगा चुनाव यदि हुआ जी तो 2014 का हुआ। वो आपके रिसर्च के हिसाब से कहाँ जाता है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नई हुई थी और नई टेक्नोलॉजी महंगी होती है तमाम तरह से। 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मैंने जो बोला पहले कि मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, मास मीडिया का ही इस्तेमाल हुआ, जिसमें और मास मीडिया में मैंने 3 पार्ट कहलाए, वो पहले कहे जाते थे। ऐड हुआ नया सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को अब मास मीडिया भी नहीं कहलाते, प्रिंट मीडिया भी नहीं कहलाते, एक नया आयाम मिला उसको, एक सोशल मीडिया की तरह। सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, सभी फीचर्स आ गए, फेसबुक वगैरह जितने भी है। बीजेपी ने सबसे पहले इसको पहचान लिया पहले था। तो 3-4 प्लेटफॉर्म थे, अब तो 10-12 प्लेटफॉर्म नए आ गए। तो यही प्लेटफॉर्म का यूज़ क्योंकि सस्ता इसलिए होता था कि छोटे से खर्च में वो, और उसका जो टाइमिंग होता था वो बहुत शॉर्ट होता था, या सेकंडों में पूरे हिंदुस्तान तक वो बातें पहुंच जाती थी। टेलीविज़न में क्या था कि वो भी स्पीडी था, प्रिंट मीडिया से स्पीडी था, लेकिन उतना, सेलेक्टिव था। हाँ, उतना स्पीडी नहीं था कि जितना जिसके घर में टीवी होता था वो देख सकता था, नहीं होता था वो नहीं। उसको टीवी के पास हाँ, होना पास जाना पड़ता था, वो टीवी चालू करना। लेकिन मोबाइल तो सबके हाथ में रहते थे, तो मोबाइल का इस्तेमाल हुआ उस टाइम। और मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पहले क्या था कि 2014 के पहले भी मोबाइल थे, 2001 से शुरू हुए, लेकिन उसमें मैसेज, उससे आगे कुछ नहीं था, मैसेज और मेल। आपने जो कहा कि सपना बेचा गया 2014 में, 2019 का इलेक्शन आपकी भाषा में रिपोर्ट कार्ड में हुआ, हाँ, 2014 का इलेक्शन सपने में हुआ। एक मीडिया का जो डिबेट का लेबल गया है। ये सपना इसलिए हम बोलते हैं कि लोगों को, नहीं, जब हम मोदी साहब ने इतने सपने दिखाए कि कई लोग तो ऐसा मानते थे कि ये सपने सच नहीं होंगे, लेकिन मोदी साहब ने 5 साल में वही सपने सच करके दिखाए। नहीं, जैसे 370 हो, हम एक राम मंदिर हो, नहीं, या फिर कुछ भी छोटे मोटे। ये तमाम 2019 की बात की जी घटनाक्रम है। राम मंदिर, 370। एक दूसरी जो बड़ी बात, एक इस मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकल इंटरव्यू अपन नहीं करते, ये सो ही टॉक विथ हार्ट विथ ऑनेस्टली है। तो जिस तरह से स्पोक पर्सन का लेबल किया है, चैनल की जो भाषाएं बिगड़ी हैं। अब देखिए, जो पूरा नुपुर शर्मा कांड है, वो एक तरह से टीवी में जो स्टीम चाहिए, जो हीट चाहिए, वो हीट से ऐसे तमाम चीज़ें हुई, इतने एग्रेसिव हो गए कि कांग्रेस के एक स्पोक पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। तो पहले इसमें जब आप जैसे स्कॉलर जाते हैं तो ये होता क्या है एक्चुअली में? बेसिकली एज ए एक, मैं नॉट पॉलिटिकल पर्सन बट एज ए मीडिया पर्सन मैं अगर बोलूँ, तो अभी जो चैनल के स्तर हो गए वो सिर्फ टीआरपी के लिए हो गए। कोई भी चैनल हो, उसकी टीआरपी कैसे बढ़ती है? अगर 2 आदमी चैनल डिबेट में बैठे हैं तो 2 आदमी ऐसे बन के ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे और पूरा ज्ञान बांटेंगे, तो किसी को पसंद नहीं आएगा, तो देखेगा नहीं। हाँ, लेकिन सच बात तो वही है कि वही बात सही उसका रुख है चैनल का। लेकिन वो अभी चैनल में क्या हुआ कि अगर 2 लोग को, एंकर जो है वो 2 लोग को कैसे भी करके सामने सामने नहीं लाएगा, तब तक उसको मज़ा भी नहीं आएगा, पब्लिक को भी मज़ा नहीं आएगा। फिर पब्लिक देखती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। नहीं, लेकिन टॉक शो ड्रामा नहीं हो सकता ना। ड्रामा हो गए, एक्टिंग नहीं है ड्रामा ना। हो गए। बाहर निकल के कॉफी पियेंगे। नहीं, ड्रामा कंप्लीटली हो गए ड्रामा। और बाहर निकल के लोग ऐसे बोलेंगे भी, देखो मैंने कैसा जवाब दिया आपको, बोले सही दिया ना, बोले कि हाँ तुम्हारे पक्ष में तुम्हारा को रखना पड़ता है पक्ष। चैनल का नाम लिए बिना हाँ। आपके ये 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई एक घटना हुई हो जहां आपको लगा हो कि नहीं यार ज़्यादा हो गया था? कई कई बार ऐसा होता है कि चैनल में बैठे हो और आपको जो भी बात
वो एक क्वेश्चन करे, एंकर एक क्वेश्चन करे तो आप एंकर को उसका जवाब दो। जवाब देते टाइम कई बार ऐसा होता है कि प्रेजुडाइज होते हैं वो लोग आपसे, यार फिर पार्टी से भी कैसे भी, तो वो क्या बोलते हैं कि जो उसको आप आंसर देने लगोगे तो बीच में आपको वो काट देगा और आपका आंसर उसको लगेगा कि ऐसे ही आंसर दे रहा है, तो काट के फिर दूसरा आंसर बोल दे। ऐसे एक चैनल में हुआ था मेरा, तो मैंने उसी चैनल से मैंने उसी टाइम वॉकआउट भी कर दिया था डिबेट से, और बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया। लेकिन सही है कि आप किसी को क्वेश्चन करो, उसको टाइम दो कि 2 मिनट के अंदर आप जवाब दो, 3 मिनट के अंदर जवाब दो, लेकिन वो 3 मिनट के लिए उसको पूरा बोलने दो। जैसे ये घटना हुई, राजनीति में एक बड़ा तबका ये मानता है, खासतौर से खाता पीता समाज जो है, कि राजनीति अच्छे लोगों की जगह नहीं है। अन्ना मूवमेंट में तमाम लोग आए और उनकी भी कुछ फीलिंग ऐसी थी, तो ज़्यादातर लोग अपने अपने वापस प्रोफेशन में लौट गए। उसके बाद आप जैसा आदमी जब आता है, जो इकोनॉमिकल साउंड है, जिसके एट द बिजनेसमैन भी सत्ता के नज़दीकी संबंध थे, पीएचडी थे, आप प्रोफेसर हो सकते थे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस, क्योंकि आप जिस आइडियोलॉजी के हैं वो सड़क से संसद तक है। फिर आपने ये फुल टाइम स्किल जॉब की बजाय ये लेबर जॉब क्यों चुना? लेबर जॉब नहीं है, मैं बेसिकली बीजेपी के साथ जब जुड़ा तो 2001 में जब मोदी साहब आए तब मैं जुड़ा बीजेपी के साथ, लेकिन ऑफिशियल बीजेपी ज्वाइंट नहीं किया। बीजेपी ज्वाइंट मैंने जब किया आज से 3 साल पहले, तब मैंने ये सोचा कि जितना भी काम करे पार्टी के लिए अच्छा करे, क्योंकि जब पार्टी स्टेट में तो काम कर ही रही थी तो सेंट्रल में इतना काम कर रही है, तो हमारा भी कुछ योगदान पार्टी के लिए होना चाहिए। अगर इसलिए मैंने, मेरा सब्जेक्ट था जर्नलिज्म था, तो मैंने प्रवक्ता की जो मुझे दायित्व किया गया वो मैंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब पाटिल साहब यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष बने तो पाटिल साहब ने पूरे मीडिया की गुजरात की जिम्मेदारी मेरे सर पे रख दी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, उनको लगा है कि मैं ये हिसाब से काम कर पाऊँगा, और उनको मेरी शक्ति ज़्यादा लगी है, ऐसा ही मुझे लगा उस टाइम। तो फिर मैंने काम शुरू किया और अभी काम करके दिखाया। आज पूरे मीडिया का मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जितना हो सके उससे ज़्यादा करने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और पार्टी से मुझे कोई कंप्लेंट भी नहीं है और पार्टी को भी मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं है। जी। बीजेपी के प्रवक्ता यज्ञेश दवे की बजाय डॉक्टर यज्ञेश दवे को कभी लगता है कि कहाँ आके फंस गए? नहीं, कभी नहीं लगता ऐसा। जो टीम है, जो नहीं नहीं, लोग कभी नहीं हैं। लगता। एक जर्नलिज्म मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन एक शौक था, और एक ऐसे मोड पे मैं आ गया कि नहीं, अब तो शौक तो है, तो उसको ऐसी जगह पे बैठ के पूरा करो कि साथ में राष्ट्र सेवा भी हो सके। वाइफ्स के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आगे यज्ञेश दवे निकलेंगे कि उनके अंदर का डॉक्टर यज्ञेश दवे जिंदा रहेगा। ये एक बड़ा गजब का खेल होता है, जब आप अलग माइंडसेट से आते हैं ना तो दोनों अंदर लड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी है अच्छा चल रहा है, और जब तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है और पार्टी जिम्मेदारी देगी, तब तक मैं पार्टी को मैं हो सके उससे ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा। नहीं, ये तो ठीक है, आपके पार्टी की मेरिट्स है, उनने आपको चयनित किया है, कल वो आपको दूसरी जगह देंगे, तीसरी जगह। एक हम व्यक्ति के तौर पे बात करते हैं, एक हम परिवार के तौर पे बात करते हैं, एक हम समाज के तौर पे बात करते हैं, एक आइडियोलॉजी के तौर पे बात करते हैं। कभी आपको ये लगा कि जो राजनीति में गलत चीज़ों को भी आप जानते हो कि गलत है, दिस इज़ नॉट गुड, लेकिन आप वकील हैं, कोट पहना है, पार्टी का खेस पहना है, तो आपको उसको डिफेंस करना है और वो आपकी भूमिका है, इसलिए मैं उस पर सवाल भी नहीं पूछता। नहीं, मेरा सवाल एक आज ये, तक कभी ऐसा मूड नहीं आया कि मुझे गलत चीज़ का डिपेंड करना पड़े। ठीक है, ये अच्छा है कि आपको गलत नहीं करना पड़ा। एक बड़ा छोटा सवाल, आज मैं गुजरात विधानसभा गया था जी। वहाँ मैंने 3 स्टेच्यू देखे, वल्लभ भाई,
महात्मा गांधी और विट्ठल भाई। विट्ठल भाई महात्मा गांधी के शिष्य थे, उनके कारण वल्लभ भाई कांग्रेस में आए और 1925 में चौरा चौरी कांड के बाद वो विट्ठल भाई गांधी जी से नाराज होकर अलग से स्वराज पार्टी बना ली, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास मुंशी के साथ। मतलब उस दौर में भी एक आदमी के दो भक्त होते हुए भी, लेकिन तब वो बिके हुए नहीं कहलाते थे। आज जो खेल है, ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछ लूँगा कि 405 विधायकों ने पार्टी छोड़ी 4 साल में, उनमें से 182 बीजेपी में आए और उनमें से 172 कांग्रेस के थे। तो वो सवाल बाद में कभी कर लेंगे। ऐसा ये है क्या, ये चेंज कहाँ से आया? नहीं, मैं अपने हिसाब से एज बीजेपी स्पोक पर्सन नहीं, लेकिन एक ऐसे ह्यूमन बीइंग मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो आइडियोलॉजी अपनी कभी भी चेंज कर सकता है आदमी, विचारधारा जो है विचारधारा कभी भी बदल सकता है। तो उसको विचारधारा अगर बदले तो उसको बिका हुआ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे, तहजीब वाला देश है पूरा। नहीं, आप उस सिस्टम के अंग हैं। नहीं, फिर भी जहाँ बहाव ज्यादा है। नहीं, आदमी जब पानी आता है ना, मैं गंगा के आदमी औरत को कभी बिका हुआ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तालिबान में नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ। और किसी को भी ऐसा बोलना तो वो एज ए मानवीय कृत्य का पाप कहलाता है। दूसरी एक बात बताऊं कि मैं बीजेपी के लिए नहीं, कोई भी एक पक्ष नहीं, अपन ये दलील नहीं, मैं दूसरी इसको रीज़न बताऊं कि 90s के दशक में जो है वो बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान से 1 करोड़ से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे थे, बराबर। उसके बाद आज की डेट में देखो तो बीजेपी के 23 करोड़ और उसके सहयोगी दलों के मिला के कुछ 32 करोड़ जैसे वोट पूरे हिंदुस्तान में से भारत में मिले। 32 करोड़ जैसे वोट, अगर 32 करोड़ वोट बीजेपी को मिले, यानी 31 करोड़ लोग उससे पहले तो किसी और को दे रहे थे, तो वो अपनी विचारधारा को चेंज करके बीजेपी के पास आए। तो क्या आप उनको भी ऐसा बोलेंगे कि वो बिक गए? जैसे नहीं, जैसे एक आदमी है, नहीं एक आदमी जो नेता है उसने ऐसा सोचा है कि मैं समाज सेवा करूंगा। कोई भी आदमी समाज सेवा करेगा तो किसी न किसी पक्ष को वो माध्यम बनाएगा अपना। मैंने वही सवाल इसीलिए पूछा कि मैंने ये कहा कि भाई 1925 में अब जिस विट्ठल भाई की गुजरात विधानसभा में मूर्ति लगी हो वल्लभ भाई के बगल में, हालांकि वल्लभ भाई ज़्यादा पॉपुलर हो गए पॉलिटिकल सीनियर में, विट्ठल भाई स्वराज पार्टी के थे तो वो नहीं हुए, तो वो ये तो कोई नहीं मान सकता ना कि भाई वो बिके थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी में थे, जवाहरलाल कांग्रेस में थे, लेकिन जो 10 दिन 15 दिन या 3 साल की पूरी बहस है दलीय आधार पे, उसमें चार्ज क्या लगता है? अपोनेंट भी यही कहता है ये इतने में गया, जो जहाँ जाता है। कर्नाटक में आपके लोग टूटे थे, गुजरात में कांग्रेस के लोग टूटे, महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, सुबह कोई गया शाम को कोई गया, ये सब अंतिम जो धारणा बनाती है वो तो समाज को, लोकतंत्र को ही प्रभावित करेगी ना। मैं वही बोलता हूँ कि जो आदमी या कोई नेता दल छोड़ के गया तो उसने क्या था कि सिर्फ उसने मीडिया ने माध्यम चेंज किया है। पहले माध्यम वो ए पार्टी का था, उसी पार्टी के माध्यम से वो प्रजा की सेवा कर रहा था। उसने अगर वो माध्यम उसको पसंद नहीं आया, जैसे आप मोटर में बैठ के यार कोई एक ब्रांड ऐसे मारुति में बैठ के आप गांधीनगर जा रहे हो तो आपको उसमें पसंद नहीं आया कि इसमें इसकी टेक्नोलॉजी ख़राब है, धीरे चलती है, ये है वो है, तो उसकी जगह आपने मर्सिडीज़ ली। लेकिन आपको जाना तो बेसिकली गांधीनगर ही है, वहाँ से अहमदाबाद से। तो यही बात है कि प्रजा की उसको सेवा ही करनी है। जनसेवक ने उसको जाहिर जीवन उसने स्वीकार किया है, तो जाहिर जीवन स्वीकार किया है तो माध्यम उसने बनाया, मीडिया उसने जो बनाया वो मीडिया उसने पक्ष चेंज किया है, सिर्फ पार्टी चेंज की है, आदमी तो चेंज हुआ नहीं है, उसका कार्य भी चेंज नहीं हुआ है। तो क्यों उसको बिका हुआ बोलते हैं? नहीं बोल सकते। बीजेपी में से क्या कांग्रेस में गया, कांग्रेस में बीजेपी में आया, तो बिका हुआ नहीं बोल सकते। उस बिका हुआ कब बोल सकते? उसने पूरी आइडियोलॉजी अगर चेंज कर दी कि मुझे प्रजा की सेवा नहीं करनी, आज प्रजा को लूटना ही है, तो उसको बोल सकते कि बिक गया और लूटने लगा। यही यज्ञेश भाई का जवाब जो है ये बड़ा सही इसलिए है
कि गुजरात के 5 लोगों को मैं जानता हूँ जो 2007 में बीजेपी से विधायक थे और कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस में 12 तक रहे, 17 तक रहे, 20 तक रहे, अब वापस बीजेपी में आ गए हैं। और जब गए थे तो उनके लिए बीजेपी भ्रष्ट थी, तब बीजेपी कहती थी कांग्रेस में बिक गए। जब वापस आए तो कांग्रेस कहती है कि सत्ता की लालच में गए हैं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, इससे अलग। यज्ञेश भाई, एक अंतिम सवाल और सीधा सवाल, आगे आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, एक व्यक्ति के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे और एक पार्टी वर्कर के तौर पे? पार्टी वर्कर, जर्नलिस्ट, जो भी है, मैं एक एज ए यज्ञेश दवे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, तो पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी वो दायित्व स्वीकार के मैं पार्टी की सेवा करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आज मीडिया के चीफ बनाया, कल किसी और दायित्व दे दिया, नहीं भी दिया तो भी जब तक हूँ तब तक बीजेपी के साथ रहूँगा। नहीं, आपने अपने लिए कुछ सोचा है? किताब लिखना, राइट अप लिखना, आप ब्लॉग लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो डॉक्टर है वो भी तो जिंदा रहना। ब्लॉग लिखते हैं, वो एक मैं साहित्यकार, मैं ऐसे प्रेरणा रखता हूँ तो ब्लॉग मैं खुद का लिखता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कुछ सोचा है उसको नहीं। कैसे सेंट्रलाइज करें? नहीं, राइट अप कुछ भी नहीं सोचा है। आप सोचिएगा, क्योंकि 20 साल मैंने निकाले तो 20 साल में मैंने बिजनेस से अलावा कुछ नहीं देखा था। ये इनका एक अपना पेज है जिसकी पॉपुलैरिटी इनके बीजेपी के स्पोक पर्सन वाले पेज से ज़्यादा है। तो इनके अंदर एक साहित्यकार है और हम उम्मीद करते हैं कि यज्ञेश दवे भाजपा प्रवक्ता के अंदर का डॉक्टर यज्ञेश दवे जो है वो ज़्यादा बड़ा हो, वो ज़्यादा खड़ा हो। और जब डॉक्टर यज्ञेश दवे खड़ा होगा तो भाजपा के साथ साथ समाज को फ़ायदा मिलेगा। एक साहित्यकार जब संसद में जाता है, जब एक साहित्यकार कहीं जाता है, एक पत्रकार कहीं जाता है, तो वो समाज को ज़्यादा बेहतर दे सकता है। डॉक्टर यज्ञेश दवे और भाजपा के यज्ञेश दवे दोनों को वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से शुभकामना। धन्यवाद।